नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन। पंजाब में मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2 दिनों के बाद यानी 20 फरवरी को यहां एक ही चरण में यानी सभी 117 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए प्रचार का काम आज शाम 6 बजे खत्म हो जाएगा। प्रचार के आखिरी दिन सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस बीच गुरुवार को चुनाव आयोग ने कहा कि रैली और सार्वजनिक चुनाव सभाएं अपने तय वक्त पर खत्म हो जाएंगी। आज शाम 6 बजे के बाद किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया प्रचार भी नहीं होगा। सुरक्षा बलों को शांतिपूर्वक और सुरक्षा मतदान के लिए तैनात कर दिया गया है। जय श्री राम। तो पंजाब में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, लेकिन पंजाब चुनाव से ठीक पहले अपने भैये वाले बयान पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी घिर गए और उन्हें सफाई देनी पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार के हमलों के बाद चन्नी ने कहा कि उनके कहने का मतलब ये था कि केजरीवाल और संजय सिंह पंजाब की राजनीति तय नहीं कर सकते। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि चन्नी के बयान को घुमाकर पेश किया गया। बुधवार को रोपड़ में एक रोड शो के दौरान इस टिप्पणी ने न केवल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बल्कि पूरे विपक्ष को पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को घेरने का मौका दे दिया। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा था। यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत न करते हो, ऐसा कोई गांव नहीं होगा भाइयों। और आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? इस बिहारी लोग के बारे में बोला है, कैसे क्या कहेंगे सर? कोई मतलब नहीं है। बोल रहे हैं आप बिहार की कितनी बड़ी बिहार के लोगों की भूमिका है पंजाब में, ये पता है कि कितने लोग रह रहे हैं और कितनी सेवा किए हैं लोग, ये सब मालूम नहीं। हमको तो आश्चर्य लगता है कि इस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं। ये बहुत शर्म की बात है कि किसी भी ये हमारा पूरा देश एक है। किसी भी व्यक्ति को, मेरे को भी वो काला 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 कहते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। प्रियंका गांधी भी तो यूपी को बिलोंग करती है, तो वो भी तो भैया हो गई। हालांकि इस मुद्दे को तूल पकड़ता देख बृहस्पतिवार को चन्नी ने सफाई दी और कहा कि पंजाब जितना पंजाबियों का है उतना ही दूसरे राज्य के लोगों का। कुछ मेरे बयान को इन्होंने अपने तरीके से पेश किया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है। लेकिन जो यूपी, बिहार, राजस्थान या जहां जहां से भी लोग पंजाब में हम आते हैं और पंजाब में काम करते हैं, पंजाब उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। इसलिए इसको गलत तरीके से पेश करना सही नहीं है। ये क्या करते हैं कि किसी भी चीज को लेके उसको घुमा के पब्लिक के सामने इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि भाई बहुत बड़ा अपमान हो गया। चन्नी जी क्या कह रहे थे, एक संदर्भ में बात कर रहे थे। वो बेसिकली ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबियों से चलनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से बोला उसको थोड़ा घुमाया गया और ऐसे लगा कि वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबी चलाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई यूपी से आकर यहाँ पे राज करना चाहता है, कोई इंटरेस्टेड भी है। यूपी में भी नहीं चाहते कि पंजाब से कोई आके राज करे। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव के पहले उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ऐसा ही बयान दिया था।
लेकिन उसके बाद भी उनकी सरकार बन गई थी। लेकिन इस बार मुकाबला और भी कड़ा है। ऐसे में हार जीत में इस बयान की कितनी भूमिका रहेगी वो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे पर तीखे हमले और आरोप प्रत्यारोपों के बीच कुछ अच्छी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस चुनाव के दौरान कई बार ऐसा हुआ चुनाव प्रचार के दौरान कि मन कसैला हो गया, लेकिन आप पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान जब आप प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी आमने सामने आए तो जाहिर तौर पे दोनों ने एक फूलमाला फेंक कर एक दूसरे पर अभिवादन किया। कुछ ऐसा ही नज़ारा थोड़े दिन पहले बुलंदशहर में भी देखने को मिला था, जब प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जोड़ी आमने सामने आई थी और दोनों का एक दूसरे का अभिवादन किया था। पंजाब का विधानसभा क्षेत्र डेरा बाबा नानक। पिछले चुनावों में यहां आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई थी और केवल 12% वोट मिले थे, लेकिन इस बार यहां माहौल अलग है। विधानसभा क्षेत्र फतेहगढ़ चूड़ियां। पिछले चुनावों में यहां भी आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई थी और केवल 12% वोट मिले थे, लेकिन इस बार यहां का माहौल कुछ ऐसा है। गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के माझा इलाके में एक दिन में 7 विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो किए और जनता ने कुछ इस तरह से उनका स्वागत किया। पिछली बार माझा इलाके यानी अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट और तरनतारन जैसे पाकिस्तान से लगने वाले बॉर्डर जिलों की कुल 25 सीटों में से आम आदमी पार्टी एक भी नहीं जीत पाई थी और ज्यादातर पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। इस बार आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। पूरी जोर लाउंडे पूरा दुनिया का कट देखो ऐतकी बनेगी आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। सर ये पार्टी है ईमानदारों की पार्टी है। पिछली बार तो बहुत खराब परफॉर्म किया था पार्टी ने, इस बार क्यों जीतेगी? सर इस बार पार्टी इसलिए जीत रही है कि ईमानदार पार्टी है। जो पहली पार्टी है उसने सभी को निराश किया है। हाल में कई तरह के आरोप विरोधी दलों ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर लगाए। इसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सब आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए एकजुट हो गए हैं। रोज ये बीजेपी वाले, अकाली दल वाले, कांग्रेस वाले केवल मेरे को गालियां देते हैं, भगवंत मान को गालियां देते हैं, ये आपस में एक दूसरे को गाली नहीं देते, केवल हमें गालियां देते हैं। सारे इकट्ठे हो गए। हमारा क्या कसूर है? हम यही तो कह रहे हैं, हम स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, बच्चों को रोजगार देंगे। ये पार्टियां नहीं चाहती कि पंजाब की तरक्की हो, तो इस बार सारे 3 करोड़ पंजाबी पंजाब के इकट्ठे हो जाओ और सारी पार्टियों को हराना है पूरा। पंजाब में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अरविंद केजरीवाल मालवा इलाके में रोड शो और प्रचार करेंगे। कुल मिलाकर माझा हो, दोआबा हो, चाहे फिर मालवा हो, आम आदमी पार्टी की मौजूदगी और माहौल तीनों ही इलाकों में मजबूत है। लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती है कि इनको वोट में तब्दील करके दिखाए। दीनानगर गुरदासपुर से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री के.एस. येदियुरप्पा के तिरंगे पर दिए गए बयान को लेकर घमासान मच गया है। येदियुरप्पा के इस्तीफे की मांग को लेकर गुरुवार को भी कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया। विधायकों ने पूरी रात विधानसभा में ही गुजारी। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कई विधायक गद्दे बिछाकर सदन के अंदर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मंत्री के.एस. येदियुरप्पा अपने एक बयान में कहा था उन्होंने कि भविष्य में लाल किले पर राष्ट्र ध्वज के बजाय भगवा झंडा लहराएगा। उनके इस बयान पर कांग्रेस के विधायक उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अपने बाकी उद्योगों के अलावा एक चीज जिसके लिए कानपुर बहुत प्रसिद्ध था वो था यहाँ का चमड़ा उद्योग। इसी तरीके की यहाँ बहुत सारी टैनरीज थी गंगा किनारे। विश्व विख्यात, विश्व में प्रसिद्ध यहाँ के चमड़ा उद्योग की अब हालत कुछ ऐसी है कि ये ड्रम जो कि चमड़ा निर्माण में
जुटे रहते थे एक वक्त में, इस 100 साल पुरानी फैक्ट्री में ये ड्रम आज रुके रुके से हैं। अब कई वजह से ये चमड़ा उद्योग जो है वो बहुत प्रदूषण करता है। गंगा नदी में वो प्रदूषण जाकर के वो प्रदूषित पानी सम्मिलित हो जाता है। इन सब चीज़ों की वजह से सरकार ने एक नियम बनाया कि भैया 15 दिन फैक्ट्री चलाएंगे, 15 दिन नहीं। लेकिन ऐसे एक प्रयोग से कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं हो जाएगी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जहां पर कानपुर का चमड़ा प्रसिद्ध था, मशहूर था, वहां पर इस अस्थिरता की वजह से बहुत सारे ऑर्डर विदेश जा रहे हैं। कुछ ऑर्डर चाइना चले गए, कुछ बांग्लादेश चले गए, कुछ और जगहों पर जा रहे हैं। तो क्या रोस्टर करना और महीने में सिर्फ 15 दिन का काम सबसे सही तरीका है? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस चक्कर में हम इस उद्योग को ही चोट पहुंचा रहे हैं? आइए पता करते हैं। तो आइए बात करते हैं इस उद्योग से जुड़े हुए कुछ लोगों से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम उसामा अली है। आप कैसे जुड़े हैं इस उद्योग से? मैं आई एम वर्किंग और मैं एक मर्चेंडाइजिंग मैनेजर हूँ। हाँ। और इंटरनेशनल मार्केटिंग में देखता हूँ। हाँ। और इस इंडस्ट्री को अक्रॉस द ग्लोब रिप्रेजेंट करता हूँ। जो चैलेंजेस पिछले 5 साल में हम लोग ने और मेनली लेदर इंडस्ट्री ने फेस किए हैं, तो पहले ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता था कानपुर को, बट प्रॉब्लम जो थी वो बहुत सिवियर होती गई इन टर्म्स ऑफ लेदर इंडस्ट्री। कंटिन्यूसली 2 इयर्स के लिए शट रही और अभी भी इसको 15 डेज़ की रोस्टर की परमिशन दी गई है। इसका असर इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह से पड़ा कि एक पैनिक का क्रिएट हुआ, एक डर का वातावरण, माहौल बाहर क्रिएट हुआ कि ऑर्डर पूरे नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली, कि ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। एक फेयर है, बहुत अनसर्टेन टाइम चल रहा है कि ये अपना जो डिलीवरीज हैं वो मीट आउट हो पाएगी नहीं। रोस्टरिंग का मतलब ये हुआ कि जहां महीने भर तक मिल चल सकती है वहां 15 ही दिन चलेगी। जी बिल्कुल। 15 दिन चलेगी और प्लस जो कैपेसिटी आपकी है, सपोज दैट आपकी हमारी टैनरी की 4 ड्रम की कैपेसिटी है, तो उसको 2 ड्रम पे ले आया गया। तो साइमल्टेनियसली जो हमारे मतलब ना केवल आप 15 दिन तक करेंगे और उसमें भी अपनी कैपेसिटी का आधा करेंगे। तो ये चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं और जिस तरह से हम अपनी जो हेरिटेज थी उसको रिटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत से मुद्दे आते हैं और चले जाते हैं, बट सबसे अनफॉर्चुनेट ये रहता है कि ये एक बहुत ज़रूरी है जिस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। मैं सबसे बड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ, कारण क्या दिया गया है इसके लिए? इसका कारण सबसे बड़ा जो है वो पॉल्यूशन दिया गया है। बट वो तो सही कारण है ना? बिल्कुल, पॉल्यूशन तो होता है। संकेत जी, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग और लेदर इंडस्ट्री, लेदर एसोसिएशन वाले, हम लोग पर्यावरण के खिलाफ नहीं हैं। आप देखें हमारे ऑडिट्स होते हैं रेगुलर, बट किसी भी प्रॉब्लम का एक रास्ता होता है, सोल्यूशन होता है। देयर हैज़ टू बी अ वे आउट। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये नहीं है कि आप उस इंडस्ट्री को बंद कर दें। संकेत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे यूपी में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देने वाली एक ये लेदर इंडस्ट्री है कानपुर की। और मेरे ख्याल से आज की डेट में एक जो ज़मीनी मुद्दा है यूपी का, जो सबसे अहम है, वो है रोज़गार। वो है रोज़गार। अब एक छोटा सा सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं, डेली वेजेस वाले, सपोज दैट अगर हम 15 दिन चला रहे हैं और 15 दिन काम बंद कर रहे हैं, तो उनका खर्चा कैसे चलता होगा? उनका घर कैसे चलेगा? अल्टीमेटली हमारा मोटो क्या होना चाहिए? हमारा मोटो है रोजगार, हमारी इकोनॉमी। ये इंडस्ट्री विदेशी मुद्रा का सोर्स है। इस इंडस्ट्री को बजट में कोई हेल्प नहीं मिली, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स घट गए, हमें कोई भी रिम्बर्समेंट नहीं मिला, हमें कोई भी टैक्सेशन में रिलीफ नहीं मिला, कोई भी स्पेशल पैकेज लेदर इंडस्ट्री के लिए अनाउंस नहीं हुआ। तो नई इंडस्ट्री लगाने की तो बात ही आप खत्म कर दीजिए। जो हमारे पास एक्चुअल है हम उसी को रिटेन कर लें। दैट्स अ बिग डील फॉर अस नाउ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे अभी उसामा जी बता रहे थे कि जो सबसे बड़ा चुनौती और कंसर्न है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, रोस्टरिंग हो रही है और प्रोडक्शन कम किया गया है, वो है प्रदूषण।
तो प्रदूषण तो एक बड़ी दिक्कत है ही, गंगा नदी जो है वो प्रदूषित हो रही है। ऐसे में इसका क्या विकल्प है? वो कह रहे हैं कि कुछ विकल्प ढूंढिए, बंद ना कीजिए, तो विकल्प क्या है? सर विकल्प ये है कि भ्रष्टाचार पे अगर सरकार ध्यान दे, जैसे कि जो प्रदूषण का जो बताया जाता है, जो वजह बताई जाती है जिसके लिए हमको पनिश किया जाता है इंडस्ट्री, एक्चुअली वो वजह है नहीं। देखिए प्रदूषण का मामला ये है कि हमारे पे बहुत सारे एलिगेशन लगते हैं। सारी इंडस्ट्री में पीटीपी लगा हुआ है, प्राइमरी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जो हमारा इफ्लुएंट डिस्चार्ज होता है, पहले हम अपनी मतलब जो पानी जो है प्रदूषित पानी जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको ट्रीट करके ताकि वो जी पहले हम अपनी इंडस्ट्री में उसको ट्रीट करते हैं, सारा स्लज सारा कचरा हम रोक लेते हैं और उस कचरे को उठा करके रैमकी है यहाँ पे जो डिस्पोज ऑफ करती है वो हम उसको देते हैं। उसके बाद जो हमारा पानी डिस्चार्ज होता है वो कन्वे चैनल के माध्यम से जो है कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पे हमारा सारा इफ्लुएंट जाता है और उसको जो है जल निगम जो है गवर्नमेंट वो है वो उसको जो है चलाती है। उसका रिकरिंग चार्ज जितना भी जो मेंटेनेंस चार्ज आता है वो सारी इंडस्ट्री मंथली पे करती है। अब वहाँ पे जो सरकारी संस्था है वो अपने कार्य का सही से निर्वहन नहीं करती है तो उसकी सजा इंडस्ट्री को क्यों दी जाती है? हमारा इंडस्ट्री का पानी नहीं, जैसे कितना बड़ा वो ट्रीटमेंट प्लांट है, कहीं अगर आप ज्यादा डिस्चार्ज कर रहे हो प्रदूषित पानी और अगर वो ट्रीटमेंट प्लांट उसको ना पूरी तरीके से पूरा कर पाए तो इस वजह से हो सकता है नियंत्रण हो रहा हो। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओवर प्रोडक्शन हो रहा है या ओवर डिस्चार्ज हो रहा है? नहीं सर, ऐसा है कि सर हम आप ये समझिए कि जब वो प्लांट बना उस वक्त इंडस्ट्री जो है 400 थी, 400 टैंडियाँ थी। आज जो है 270 ही सिर्फ रन कर रही है। अच्छा, मतलब टैनरी कम हो गई, टैनरी 130 कम हो और उनमें भी कैपेसिटी कम हो गई है, ये बता रहे थे। पहले तो 130 इंडस्ट्री कम हो गई, उसके बाद बची 260 टैनरी इंडस्ट्री है। मतलब आप पोल्यूशन कम कर रहे हैं? ऑटोमेटिकली कम हो गया। हम तो नहीं कम कर रहे हैं, सरकार की नीति और सरकार की अनदेखी ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियां जो बंद हुई वो या तो बिक गई या कर्जे में बैंक ने सीज कर दिया, जो भी है वो फ्लॉप हो गया। जो 260 इंडस्ट्री है उसको भी क्षमता जो है 50% कर दिया गया, उसके बाद भी 15 दिन पर रोस्टर कर दिया गया। तो आप इस चीज़ को समझिए कि पानी जो पहले 400 इंडस्ट्री जो चलाती थी, जो डिस्चार्ज करती थी, उस सीटीपी पे वो ट्रीट होता था पूरा। आज तो अगर देखा जाए तो सिर्फ 70 इंडस्ट्री का पानी जा रहा है क्षमता के अनुसार। 260 प्लस जो है वो 50% हो गया, 180 प्लस रोस्टर तो 40-50 का तो हो गया। मेन इशू क्या है? जो डोमेस्टिक पानी है यहाँ पे कोई एसटीपी नहीं है। जो डोमेस्टिक पानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट जो डिस्चार्ज हो रहा है वो कहीं ना कहीं पहले गंगा में जाता था, अब वो प्रदूषण के नाम पे रोका गया। बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा कदम है, लेकिन उसको रोकने से पहले शहर के अंदर नया एसटीपी बनाना चाहिए था। वो नहीं हुआ, पानी रोक दिया गया, उसको कहीं ना कहीं जल निगम ने उसको सारा डाइवर्ट कर दिया उस प्लांट पे। यानी कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपके इंडस्ट्रीज के लिए था उसमें उसको डोमेस्टिक वेस्ट के लिए ऐड कर दिया। उसको ये जो है डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है। हम अगर सवाल करते हैं उनसे, चलिए ठीक है वो डोमेस्टिक पानी नहीं आ रहा, तो आप ये बता दीजिए वो जा कहाँ रहा है, शहर का पानी कहाँ जा रहा है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, कितने करोड़ की इंडस्ट्री थी ये एक समय पे? जैसे ये जो मिल जिसमें हम खड़े हैं ये मेरे ख्याल 101 साल पुरानी है। ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री थी और इस इन सब कारणों की वजह से कितना घाटा हुआ है? कुछ अगर आइडिया हो। सर मोर और लेस आइडिया मैं देना चाहूँगा। अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ का टर्नओवर होता है। हाँ बताएं। आपका शुभ नाम? अहमद नबील। अच्छा, आप कैसे जुड़े हैं? मैं ट्रेडिंग करता हूँ लेदर की। अच्छा, हाँ बताएं। यहाँ पे कुछ बड़ी टैनरीज हैं जिनका टर्नओवर अराउंड 150 to 200 करोड़ गया है, बट आज के टाइम में दे आर हार्डली एबल टू गो अक्रॉस 70 और 80। तो इतना फर्क आया है, आधा भी इस टाइम वो भी नहीं है और कम ही है। एंड दे आर ऑल एक्सपोर्टर्स, उनका मेजॉरिटी एक्सपोर्ट होता है। तो अब एक तो डॉलर्स में नुकसान, वो इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे हैं डॉलर्स वो। तो वो लोग का भी कहना है कि रॉ हाइड्स स्लॉटरिंग कम हो रही है, उनके ऊपर भी पोल्यूशन का वो है, रॉ हाइड्स महंगी हो रही हैं, हम compete नहीं कर पा रहे हैं मार्केट में। तो इस तरह से टर्नओवर सबका ही 50% से भी कम हो गया है। देखिए, सरकार से जब बात हुई तो सरकार ने वायदे भी किए कि लेदर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए लेदर हब बनाया जाएगा या लेदर इंडस्ट्री का पार्क बनेगा। तो आपको नहीं लगता है कि बात के लिहाज से स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, लेकिन जमीन पर हो सकता है वो? इन्वेस्टमेंट मीट हुई लखनऊ में, तमाम उद्योगपति आए, बड़ी खुशी थी इस बात की, चलिए हो रहा है। बस वो मीट हुई और उसके बाद आज तक जमीन पे कब हुई थी वो मीटिंग?
हमारे ख्याल से करीब करीब 3 साल हो गए, अच्छा 2.5 साल हो गए। उसमें अडानी, अंबानी और सब तमाम कंपनीज आई थी, उन्होंने बहुत सा इन्वेस्टमेंट की बात भी कही थी। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम सगीर अहमद है। और आप कैसे जुड़े हैं? जी, मैं मर्चेंटाइजर हूँ एक एक्सपोर्ट्स कंपनी में, इंटरनेशनल मार्केटिंग भी देखता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट्स यानी जो ऑर्डर्स हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। मैं प्रोडक्शन भी देखता हूँ और प्रॉब्लम ये आ रही लेदर मिलने में। जैसा कि भी आपने देखा कि टेनरी की जो कैपेसिटी वो आधी कर दी गई है, तो हम टाइमली ऑर्डर नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो जो हमारा कस्टमर है जो तो वो कभी कभी पेनल्टी हो जाती है हमारे ऊपर, और सम टाइम ये भी होता है वो ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऑर्डर डाइवर्ट हो गए अदर कंट्रीज़ में। तो नहीं, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कितना, अगर आप एक फिगर बताएं कि कितने लोगों को रोजगार दे चुका है ये लेदर बिजनेस, सारे अगर आप विंग मिला ले। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अप्रॉक्स 2 लाख पीपल। 2 लाख लोगों का कानपुर की टैनरीज, नॉट कानपुर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कानपुर से लेदर, आगरा है एंड ऑल फैक्ट्रीज रिलेटेड टू लेदर। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2 लाख लोग कम से कम। और अब ये कितना कम हुआ है? सर CLE का जो डेटा है वो ये है कि डायरेक्टली 2 लाख है, इनडायरेक्टली 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं। और जो पिछला डेटा है कि सर लगभग एक्सपोर्ट जो है 10,000 करोड़ था और डोमेस्टिक 17,000 करोड़ था। तो आपको लगता है कि अगर जो सबसे बड़ा कंसर्न पोल्यूशन है, प्रदूषण है, तो अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी बढ़ा दी जाए या और लगा दिए जाएं तो दोबारा चीज़ें इस रफ्तार, ये पूरा उद्योग रफ्तार पकड़ सकता है? क्योंकि प्रदूषण ही आपके हिसाब से सरकार ने बोला ये सबसे बड़ी बात है। एग्जैक्टली संकेत जी, बट अपनी जो हमारी कैपेसिटी है जो ऑन रिकॉर्ड है उसके हिसाब से आपने जो कंक्लूजन निकाला तो वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सफिशिएंट इनफ नहीं है। तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या जो एसोसिएशंस हैं इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैच्ड हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस प्रॉब्लम पे जो रूट कॉज है इस प्रॉब्लम की देखा जाए पोल्यूशन, उस पर वर्क करें और उसको सोल्यूशन दें। वी एज अ जनता हम गवर्नमेंट को अपॉइंट करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें मिले। सबके बस की बात नहीं है, यहाँ स्टैंड लेने की बात है कि कहाँ पे राइट डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जो प्रॉब्लम है इसकी रोड कॉज है, उस पर उन्होंने क्या ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो उसे ओवरकम कर सकें और ये इंडस्ट्री अपने दोबारा पेस पे आ जाए। तो अगर गवर्नमेंट का ध्यान इधर जाए और वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे और ध्यान दे, उसकी कैपेसिटी बढ़ाए, तो रोजगार वापस 2 लाख आएगा, दिया जा सकता है। ऑर्डर्स वापस आएंगे, रोजगार वापस आएगा, हमारा टर्नओवर बढ़ेगा, इकोनॉमी राइज करेगी, टैक्सेशन बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है, जब हम काम कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम टैक्स भी तो पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। तो सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि आप जो है ट्रीटमेंट प्लांट आप बढ़ा दिए। सरकार अगर इस पर काम करती है तो ये श्योर है कि हम वापस जो है फिर उसी पोजीशन पे आ सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि सरकारें ये बात सुने, जिसकी भी बने वो ये बात सुने और रोजगार का आप माध्यम बने बाकी लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की ओल्ड सीमापुरी से मिली आईडी के बारे में नई जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक आईडी में 3 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। ये विस्फोटक गाजीपुर से मिले आईडी से मेल खाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से भी इसी तरह का विस्फोटक कार से बरामद हुआ था। संदिग्ध फरार किराएदार फर्जी नाम और पते से ओल्ड सीमापुरी के घर में रह रहा था, जहां से आईडी बरामद की गई। जानकारी ये भी मिली है कि मकान मालिक ने किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया था। उस घर में रहने वाले लड़कों के कुछ कपड़े और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। बाद में पुलिस ने आईडी को करीब 8 फीट गड्ढे में दिलशाद गार्डन में ब्लास्ट करके इसे निष्क्रिय कर दिया। नोएडा के सेक्टर 53 में गिझोड़ गांव के एक स्पा सेंटर में गुरुवार की शाम को भीषण आग लगने से 2 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सफाई के नाम पर खोले गए स्पा में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसमें जकुजी नाम के स्पा की मैनेजर राधा चौहान और एक युवक फंसकर बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। सबसे पहले बात कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो विवाद चल रहा है उसकी करते हैं। कर्नाटक के अल्पसंख्यक स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध जो है लगा दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने सर्कुलर इसके लिए जारी किया है, जिसमें राज्य सरकार के सर्कुलर में हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का भी जिक्र किया गया है। अंतरिम आदेश में हिजाब पहनने, भगवा शॉल, स्कार्फ पर रोक जो है वो लगाई गई थी और हिजाब विवाद पर आज भी कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।
निहाल किदवई डिप्टी एडिटर साउथ हमारे साथ मौजूद हैं इस पर ज्यादा बातचीत के लिए। निहाल, बताइए इस सर्कुलर में क्या कहा गया है और इसको लेकर स्कूल और छात्रों की कैसी प्रतिक्रियाएं आई? देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से जो अंतरिम आदेश जारी किया गया था उसमें यह कहा गया था कि अगले आदेश तक किसी भी सूरत में किसी भी उन सभी इंस्टीट्यूशंस में जहां पर सीडीसी है वहां पर किसी भी हालत में धार्मिक पहचान वाले कपड़ों की इजाजत नहीं होगी, किसी भी धार्मिक चिन्ह की इजाजत नहीं होगी। और उसके बाद कुछ अल्पसंख्यक स्कूल ऐसे हैं जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये रोक उन पर नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से ये सफाई दी गई है। एक सर्कुलर जारी करके कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश का हवाला दिया गया है और ये बताया गया है कि ये जो रोक है वो सबों पर लागू है, किसी को इसमें कोई छूट नहीं है, किसी को कोई एग्जम्पशन नहीं दिया गया है, किसी तरह की दुविधा की स्थिति पैदा न हो। और चूंकि कई जगहों से ये सवाल उठ रहे थे कि क्या अल्पसंख्यक जो इंस्टीट्यूशन है उस पर यह लागू होता है या नहीं होता है, इन सब बातों को ध्यान में रख करके जब यहाँ पर एक दुविधा की स्थिति पैदा हो गई, कई जगहों से सवाल उठने लगे, तब ये सर्कुलर जारी करके यह स्पष्टीकरण दिया गया विभाग की तरफ से कि ये जो कर्नाटक हाई कोर्ट का जो अंतिम आदेश है वो सभी जगहों पर एक जैसा ही लागू है और इसमें किसी तरह का कोई बदलाव किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन जो एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में बिल्कुल साफ कर दिया था कि जो उसका अंतरिम आदेश है वो सिर्फ उन्हीं जगहों पर लगेगा जहां पर कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी है, उन जगहों पर नहीं लगेगा जहां पर कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी नहीं है। तो कई जगहों से सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि स्कूलों पर यह प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है। ये मामला तो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से जुड़ा हुआ था। कल यहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर अश्वत्थ नारायण ने एक सफाई दी और ये कहा कि जिन डिग्री कॉलेजेस में सीडीसी है यानी कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी है, वहाँ जो भी ड्रेस कोड तय किया गया है वो उन कॉलेजेस में लागू होगा। जहां ये ड्रेस कोड लागू नहीं किया गया है सीडीसी की तरफ से, वहां पर जो छात्र हैं वो जो चाहें पहने। लेकिन एक वीडियो जारी हुआ इससे ठीक पहले का, जिसमें हम देख रहे हैं कि पुलिस वाले कुछ लड़कियों को डरा रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि वो उन्हें जेल में भेज देंगे धारा 144 के उल्लंघन में, जबकि लड़कियों की तरफ से लगातार दलील दी जा रही थी कि मंत्री ने खुद ही कहा है कि जहां पर सीडीसी नहीं है, जहां पर ड्रेस कोड तय नहीं किया गया है, वहां पर कुछ भी पहन के वो जा सकती हैं, हिजाब पहन के जा सकती हैं। लेकिन इस तरह की दुविधा की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और शायद इसी को ध्यान में रख करके यह स्पष्टीकरण विभाग की तरफ से दिया गया है। शुक्रिया निहाल आपका इस सब जानकारी के लिए। तो एक सर्कुलर जो है वो जारी किया गया है, अल्पसंख्यक स्कूलों में भी हिजाब को जो है यहाँ पर बैन किया गया है। हिजाब को लेकर कर्नाटक में जो हंगामा शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर अश्वत्थ नारायण ने सफाई दी कि राज्य के जिस डिग्री कॉलेज में कॉलेज डेवलपमेंट समिति ने ड्रेस कोड तय नहीं किया है वहां पर किसी तरह के लिबास पर पाबंदी नहीं है। कर्नाटक का हाई कोर्ट में सुनवाई जो है इसको लेकर जारी है और हिजाब के समर्थन में लड़कियों की तरफ से दलील जो है वो पूरी नहीं हुई है, ये बात जो है कही गई है, जैसे कि निहाल ने भी इस बात का जिक्र किया। और कर्नाटक के ग्रामीण एवं पंचायत राज्य मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के तिरंगे पर दिए बयान का जो है उस पर घमासान मचा हुआ है, इसका हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आप ये कर्नाटक का जो मामला ये देखिए। बेलगावी के एक कॉलेज के बाहर कुछ लोग हिजाब के पक्ष में जमा हो गए। भीड़ बढ़ने लगी तो पुलिस ने तकरीबन आधे दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। बेलगावी के अलावा कई दूसरी जगहों पर भी हिजाब के पक्ष में प्रदर्शन हुआ। इन सब के बीच राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर अश्वत्थ नारायण ने साफ किया कि डिग्री कॉलेजेस में सिर्फ उन्हीं जगहों पर हिजाब पर रोक होगी जहां कॉलेज डेवलपमेंट समिति ड्रेस कोड तय कर चुकी है। Wherever the College Development Council has prescribed the uniform, हमने सभी कॉलेजेस के साथ वर्चुअल मीटिंग करके साफ निर्देश दिया है कि जहां कहीं भी सीडीसी है और उसने ड्रेस कोड तय किया है सिर्फ वहीं पर ड्रेस कोड लागू होगा। बाकी जगहों पर जिसको जो पहनना है वो पहने। not been prescribed in the degree colleges, they are free to wear what they want. कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश साफ है कि जिन संस्थानों में कॉलेज डेवलपमेंट समिति ने ड्रेस कोड तय किया है
वहीं धार्मिक पहचान वाले लिबासों पर पाबंदी होगी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि स्कूलों में इसे क्यों लागू किया जा रहा है। मामला प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का है। हाई कोर्ट में भी हिजाब समर्थक लड़कियों की तरफ से सवाल उठाया गया कि सिर्फ हिजाब को ही निशाना बनाकर दूसरे धर्मों के प्रतीक जैसे बिंदी, चूड़ी को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। राज्य के शिक्षा मंत्री के मुताबिक हालात सामान्य हो रहे हैं। आउट ऑफ 77,000 बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल आ रही है। कुछ ही लड़कियां ऐसी है जो अल्लाह अकबर और हिजाब की बात कर रही हैं, बाकी क्लास में हैं। Only few girls who come to the college say that hijab is more important, Allah Akbar is more important for them. कर्नाटक हाई कोर्ट ने खास तौर पर कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी का जिक्र किया और यह भी साफ किया है कि उसका अंतरिम आदेश सिर्फ वहीं लागू होगा जहां सीडीसी। लेकिन राज्य सरकार अब तक ये साफ नहीं कर पाई है कि फिर ऐसे में आखिर किस बुनियाद पर स्कूलों में इस अंतरिम आदेश को लागू किया जा रहा है। ऐसे में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के तिरंगे पर दिए गए बयान को लेकर घमासान जारी है। ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग को लेकर गुरुवार को भी कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया। विधायकों ने पूरी रात विधानसभा में ही गुजारी और उसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कई विधायक का गद्दे बिछाकर सदन के अंदर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने अपने एक बयान में कहा था कि भविष्य में लाल किले पर राष्ट्रध्वज की बजाय भगवा झंडा लहराएगा। उनके इस बयान पर कांग्रेस के विधायक इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब बात पंजाब की करते हैं। पंजाब में मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2 दिन बाद यानी 20 फरवरी को यहां पर एक ही चरण में सभी 117 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए प्रचार का काम आज शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। प्रचार के आखिरी दिन सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस बीच पटियाला के लाल किले में कल आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने रोड शो किया, तो कल तक यहां आपके ढेर सारे पोस्टर जो है वो लहरा रहे थे, जबकि आज पटियाला का जो लाल किला चौराहा है वहां पर पंजाब लोक कांग्रेस के पोस्टर जो हैं वो लगे हुए नजर आ रहे हैं। अंजलि इस्तेवाल हमारे साथ हैं, वहां से ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। अंजलि, बताइए क्या मूड वहां पर नजर आ रहा है, क्या बड़े मुद्दे हैं पटियाला में? तो ताबिश, ये किला मुबारक है जो पटियाला का है और उसका ये किला चौक है जहाँ का तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पीछे जो पूरी गली आप देख रहे हैं, यहाँ मैं कल भी आई थी। यहाँ फुलकारी और जुतियों और शादी ब्याह के सामान का बाजार है, सब ट्रेडिशनल सामान बिकता है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा आज कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के पर्चों से और उसके झंडे से भरा हुआ है। वहीं हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अब कि किस तरह से यहाँ पर पोस्टर भी आज अमरिंदर सिंह और प्रधानमंत्री के ही लगे हैं। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि लोगों के मन में क्या है, लोगों से भी जानने की कोशिश हम करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है, क्योंकि आप इस इलाके में कल जहां आम आदमी पार्टी के ही पर्चे और झंडे लगे हुए थे वो आज बदल गया है, उसमें पूरी तरह से बदलाव आ गया है। लेकिन ये भी आपको बता दें कि आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर एक रोड शो कर रहे हैं। एक रोड शो की शुरुआत अमरिंदर सिंह करेंगे इधर से, एक रोड शो की शुरुआत कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे और दोनों एक जगह जाकर मिलेंगे और वहाँ से साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक तरीके से ये सिंबॉलिक भी हो गया, सांकेतिक भी हो गया कि ये दो पार्टियां बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस एक साथ आगे बढ़ेंगी, अलग अलग दिशाओं से आती हुई और हाथ मिला करके एक साथ वो आगे बढ़ेंगी। तो यहाँ मैं एक चाय की दुकान पे आ गई हूँ। आज यहाँ पे पुलिस की तैनाती भी ज़्यादा है क्योंकि होम मिनिस्टर आने वाले हैं, जाहिर है। लेकिन जो चाय की दुकान है उसमें हम मूड जानने की कोशिश करते हैं कि अमरिंदर सिंह साहब के लिए यहाँ कितना प्यार है। थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाइए, आप थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाइए, अंधेरा है थोड़ा अंदर। ये बता दीजिए सर कि अमरिंदर सिंह साहब आज उनका रोड शो है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि 15 साल अब वक्त आ गया है कि शायद अमरिंदर सिंह यहाँ से चले जाएं, वो ना जीत पाएं। लेकिन आपका मन क्या कहता है, आप इतने साल से यहाँ वोटर हैं? देखो ये बात ऐसे है, वोटर वर्क कमेटी कुछ और चीज़ है
मगर किसी को अपना शहर या अपना गांव छोड़ के जाने के लिए कोई कंपेल करे, ये तो अमरिंदर सिंह आप ही लोगों के हैं, यहीं के हैं अपने? हाँ, हमारे परिवार के हैं, यहीं के रहने वाले हैं सब। तो उनके लिए अभी भी प्यार है लोगों के मन में। चलिए बहुत प्यार है। एक सेकंड में, आप चाय यहाँ पे इतने साल से, कितने साल से ये दुकान में चाय बना रहे हैं? 45 के साल हो गए मैडम। जिससे पहले हमारे फादर। मैं इधर ही आ जाती हूँ, एक जरा सा मुझे रास्ता दीजिए। हाँ, ये बताइए कि इतने साल से आप यहाँ पर चाय बना रहे हैं, अमरिंदर सिंह जी के लिए कुछ प्यार में बदलाव तो नहीं दिख रहा? नहीं, चाय नाराजगी जरूर हो सकती है, लेकिन प्यार उनके जो राजघराना है, प्यार लोगों का उनके प्रति वैसा ही है मैडम। तो यहाँ पे जब कल आए थे यहाँ पर भगवंत मान, तो पूरा माहौल ही दूसरा था। ऐसा होता है मैडम, आजकल ना जो माहौल है, सिस्टम है, आजकल हर चीज़ पैसे से हर चीज़ चलती है। बस तो पैसा खर्चा किया, पर्चे लगा लिए, पोस्टर हाँ बस। बाकी आजकल वोटर वो 19-20-30 साल पहले का वोटर नहीं रहा कि हमने एक ही मोहर जो स्टैंप है भाई एक ही पार्टी को देना है वोट। आजकल हर बंदे का अपना नज़रिया है, हर चीज़ अपने अपने तरीके से सोचता है। पढ़ा लिखा इंसान है, पढ़ा लिखा भाई। यहाँ पुराने बुजुर्ग होते हैं ना भैया, हमने भाई पंजे को लानी तो पंजे को लानी, कमल को लानी तो कमल को लानी। ये बात अब रुझान चेंज हो गया मैडम। आजकल लोग उस चीज़ को पसंद करते हैं जो भाई काम करे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम एक दो लोगों से और पूछते हैं। आप थोड़ा सा आगे आएंगे, ये बताइए कि आपका मन क्या कहता है, क्योंकि अब इस बार अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ हाथ मिला चुके हैं। पार्टी अच्छी बात है मैडम, अच्छी बात है। डबल इंजन की सरकार बनेगी, बढ़िया है। ऊपर से पैसा आएगा तभी नीचे काम होगा। अच्छा, ठीक है कि हाथों अगर दोनों हाथ हमारे बिल्कुल सही सलामत है तभी काम होगा। ठीक है कि नहीं? एक हाथ से ताली नहीं बजती। और कांग्रेस के ने जो किया अमरिंदर सिंह साहब के साथ, अच्छा नहीं किया मैडम। उससे बुरा लगा आप लोगों को? बिल्कुल बुरा लगा मैडम। ठीक है कि नहीं? हम मोदी को पसंद करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? अच्छी बढ़िया से सारे काम है। रोड मैप देख लो आप, कितना बढ़िया, इंडस्ट्री कितनी बढ़िया है। बच्चों के फ्यूचर के भविष्य के बारे में सोचते हैं। ठीक है कि अगर हम नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उनके लिए फायदा होगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। आप यहाँ थोड़ी सी मान सकते हैं एक मन की टीस भी होती है कि अमरिंदर सिंह साहब यहाँ के हैं, उनके साथ जो हुआ कांग्रेस में उसकी नाराजगी कुछ लोगों में हो सकती है। फिलहाल ये वो किला मुबारक है जिसकी मैं बात कर रही थी। एक पुरानी धरोहर है यहाँ की, राज परिवार से ही आई हुई धरोहर है और लोगों की इससे एक जुड़ाव होता है, एक प्यार होता है जो कि इसी की तरह खड़ा है। लेकिन क्या वो वोटों में तब्दील होता है, ये बड़ा सवाल है और यही सवाल जारी रहेगा। 20 तारीख को जब वोट पड़ेंगे उसके बाद पता चलेगा कि क्या प्यार वोट में तब्दील होता है या नहीं। बैक टू स्टूडियो। शुक्रिया अंजलि आपका। और अब वक्त है एनडीटीवी बीप्स का। एनडीटीवी बीप्स में आपको आज सबसे पहले दिखाते हैं नन्हे उस्ताद का कमाल। ये बच्चा छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। ये छोटा बच्चा मारवाड़ी गीत गा रहा है और सोशल मीडिया पर लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। गुड़गांव में जब एक सोसाइटी के महंगे फ्लैट ही खतरा बनने लगे तो प्रशासन ने लोगों को ये फ्लैट खाली करके सुरक्षित जगहों पर जाने का आदेश दे दिया और इसके लिए टाइम भी ज्यादा नहीं दिया। बेशक खतरा है, लेकिन क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी जिनकी वजहों से सैकड़ों लोगों की रकम फंसी, जान का खतरा जो है वो पैदा हुआ और अब सपनों का आशियाना छोड़ना पड़ रहा है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता। एनबीसीसी ग्रीन व्यू सोसाइटी में अपने नए मकानों की हालत को लेकर पहले से ही परेशान लोगों के सामने नई परेशानियां आ गई हैं। जिला प्रशासन ने उनसे कह दिया है कि 1 मार्च तक अपने घर छोड़कर किसी सुरक्षित मकान में चले जाएं। कुछ समय पहले देखने को मिला कि उसमें दीवारों में जो है डिफॉर्मिटिविटी आने शुरू हो गई और सारे इश्यूज आने शुरू हो गए। 1 मार्च यानी 15 डेज में रेजिडेंट्स उसको वेकेट कर देंगे बिल्डिंग को।
बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ। और 1 महीने के अंदर अंदर NBCC को डायरेक्शन दी गई है कि वो उनका जो रिफंड है इंटरेस्ट के साथ एज पर लो जो भी लगता है वो सिटीजन्स को, इनको रेजिडेंट्स को रिफंड देगी। बुधवार को शहर और नगर नियोजन विभाग और NBCC के अफसरों के साथ ही सोसाइटी के तकरीबन 50 निवासियों की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। पूरे पैसे देने के बाद भी घटिया घर और उसे भी छोड़ने की नौबत, आम लोग बीच में फंस गए हैं। उन्होंने हमारा घर ले लिया, हमारा पैसा ले लिया, अब हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। वो सवाल वो हमसे नहीं, हम उनसे करना चाहते हैं कि चिंटल के गिरने के बाद ये क्या बात हुई कि NBCC भी गिर ही जाएगा, 1 महीने 2 महीने के अंदर गिर ही जाएगा। लोग घर ना छोड़ना भी चाहें, लेकिन उनके सामने चिंटल्स पैराडिसो का उदाहरण है, जहां देखते ही देखते एक टावर के कई फ्लैट मिट्टी में मिल गए। बेशक जिंदगी भर की कमाई से खरीदा गया मकान बड़ी चीज होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी जानते हैं कि जान है तो जहान है। और अब आपको बताते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के बारे में, वो टॉप 5 न्यूज जिस पर आप अपनी राय भी हमें भेज सकते हैं। तो इसमें कर्नाटक में जो खबर है वहां से कि अल्पसंख्यक स्कूलों में हिजाब को बैन किया गया है, इसके लिए सर्कुलर जारी किया गया है और आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। दिल्ली में जो IED बरामद हुआ था उसके तार गाजीपुर और कुल्लू से जुड़े हैं और बैंकिंग घोटाले के मुख्य आरोपी से पूछताछ जो है वो हुई है और साथ ही तनाव बढ़ाने से बचने की बात कही है। यूक्रेन और रूस के बीच विवाद में भारत ने